नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी, धन्यवाद। नमस्कार आपको, दर्शकों को। अच्छा लग रहा है आपको देख के बड़े दिनों बाद। थैंक यू सो मच। जी। अजय जी, क्या कारण है सीज फायर को बढ़ाते ही जा रहे हैं? बड़ी भारी भरकम धमकियां दे रहे थे एक समय, तो हमारी तैयारी है, रीलोडेड हो चुका है, सारी चीजें मतलब, और तरह तरह का वो एक जेस्चर दिखा रहे थे कि जैसे इस बार तो पूरा तबाह करके रख देंगे, उनके बिजली घर उड़ा देंगे, और उनके जितने पुल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खत्म कर देंगे, पाषाण युग में पहुंचा देंगे। क्या वजह है कि जो शर्तें अमेरिका ने ईरान के सामने रखी या ईरान ने जो रखी, वो सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं, और अमेरिका जो धमकी दे रहे थे ट्रम्प साहब, उनको अमली जामा भी नहीं पहना पा रहे हैं? यानी क्या डर रहे हैं दोबारा युद्ध शुरू करने से या हमला शुरू करने से? जी ओमकार जी, कुछ दावे और कुछ जो फ्यूचर में होने वाले धमकियां, उनको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बात तो है कि ईरान का नुकसान बढ़ा हुआ है। पाषाण युग में तो खैर अमेरिका क्या पहुंचाएगा, और ईरान जैसे देश को अब तबाह तो नहीं कर सकते। आई मीन, अगर न्यूक भी मारना शुरू करेंगे तो आपको शायद काफ़ी सारे न्यूक्स आपके हो जाएंगे। पर हाँ, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। दूसरा, जो फ्यूचर की बात करते हैं तो ट्रम्प जी तो टैको के लिए फेमस हैं। वो सिर्फ, जिसका हिंदी में अनुवाद है कि भाई कभी भी टर्न अराउंड मार लेते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और काम कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं, एक काम तो किया उसने, बर्बादी तो बहुत की है। उसमें एक दो इश्यूज हैं। एक तो इनका यूएस का एक पॉलिसी है कि 60 दिन तक एक प्रेसिडेंट एक लड़ाई तो लगवा सकता है, 60 दिन के लिए। पहले तो आइडियली उसको कांग्रेस में जाके पहले लेना चाहिए, ओके, एथोराइजेशन। नहीं भी ली और इमरजेंसी में लड़ाई लग गई, इमरजेंसी पावर्स लगा के 60 दिन। तो आपने देखा होगा इसने इसको कभी वॉर बोला ही नहीं। इंटरेस्टिंगली 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें इतने सैनिक मारे गए, उसको भी हमने और पाकिस्तान ने कभी वॉर नहीं कहा, उसको कॉन्फ्लिक्ट रख के छोड़ दिया। तो ये शब्दों की हेरा फेरी है। और अगर आप ओबामा के टाइम को देखें तो उसमें क्या हुआ था कि उसने वॉर शुरू कर दी थी, फिर बीच में रोकी, जैसे ये रोकी है इसने, फिर शुरू कर दी, फिर रोकी, और बोला जिस दिन फिर शुरू होगी वहां से 60 दिन गिनेंगे। तो ये मतलब दादागिरी है बेसिकली। तो एक वो इशू है उसको। दूसरा ये है ओमकार जी कि मैं बड़ी बार आपके शो पे भी बात की है कि इज़राइल और यूएसए का जो मिल के युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें उन दोनों का आपस में एम ही मिलते नहीं है। अमेरिका की बात सुने तो जब आया था लड़ने के लिए, बिल्डअप शुरू हुआ था, तो वो उस टाइम बात करता प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को फांसी दे रहे हैं, ये है वो है, किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं की। यहाँ आने के बाद जब शुरू हुआ और पता चला कि जहाज भी इनके युद्धपोत पास नहीं जा सकते ईरान के, और ओमान की खाड़ी में छुप गया, फिर पीछे चला गया, एकदम से न्यूक्लियर आ गया। इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि न्यूक्लियर को तो हम देख लेंगे। एक्चुअली इसराइल ने कितनी बातें की है, 92 से वो बोल रहा है ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, पर इसराइल को एक न्यूक्लियर ईरान से खतरा नहीं है। उनका ये मानना है कि भाई जिस दिन होगा, कंफर्म होगा, हम इसको उड़ा देंगे। हमने इराक का उड़ाया, हमने सीरिया का उड़ाया, और हम पाकिस्तान का ऑलमोस्ट उड़ा चुके थे, भारत ने कोऑपरेट नहीं किया। तो उनको उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उनका इशू ये है कि ईरान को उठने नहीं देना। उठने नहीं देना मतलब इसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, वो सैंक्शन हटाने नहीं है। अब अमेरिका की स्थिति पे आइए आप। अमेरिका की अपनी पर्सनल कोई ईरान से कोई खुंदक नहीं है, ना ईरान ने कभी अमेरिका के ऊपर अटैक किया, टेररिस्ट अटैक। हालांकि पाकिस्तान से कितने टेररिस्ट अटैक पूरी दुनिया में होते हैं, भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, और यूएसए ऑफ कोर्स। ट्विन टावर्स भी उसकी नींव भी तो यहीं पे रखी गई थी। और ईरान का बॉम्ब है नहीं है अभी डिबेट ही चल रही है, और पाकिस्तान का तो डिक्लेयर्ड बॉम्ब है, और दोनों इस्लामिक हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो अमेरिका इस टाइम पाकिस्तान से लड़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लड़ेगा, उसने अपना गुर्गा पाला हुआ है। अमेरिका का न ईरान की बोगी प्रमोट कर करके पूरे गल्फ कंट्री में अपना सामान कितने सालों तक बेचा, अपने डॉलर को उनके पेट्रोल के साथ पैक करके रखा। प्रैक्टिकली हर कंट्री में अमेरिकन बेसिस हैं, गल्फ कंट्रीज में।
इन सब का रीज़न क्या था? उन कंट्रियों की इनसिक्योरिटी थी ईरान को लेके। तो ईरान का मरना अमेरिका को एक्चुअली अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जब तक ईरान ज़िंदा है, ये लोग डर के मारे सामान-समून लेते रहेंगे। हालाँकि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। यूएई ने कहा, सऊदीज़ ने भी कहा कि भई हमें तो बचा नहीं पाया अमेरिका। तो अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिक्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो कह रहा है, मार्को रूबियो ने उस दिन कहा था कि हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर देंगे। और उसके चक्कर में उन्होंने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस पे मैंने एक किताब अभी आई है कल ही, 51 आवर्स, मैंने उसकी स्टोरी लिखी है। जी, जी। तो इज़राइल चाहता है कि ईरान को दबा के रखा जाए और उठने ना दिया जाए। अब आपका जो यहाँ आपके सवाल का जवाब छुपा है कि ये जो उनकी शर्तें क्यों नहीं बनाई जा रही? हर शर्त में ईरान अब ये कह रहा है कि आपने हमारा इतना नुकसान किया, तो पहले तो हमें कॉम्पेंसेशन दो। अब कॉम्पेंसेशन अमेरिका कहाँ से दे? खुद उसके $40 ट्रिलियन का उसके ऊपर कर्जा है। दूसरा वो कहता है मुझे टैक्स लेने दो तेल से, जो खाड़ी से निकलेगा तेल। तीसरा वो कहता है कि मुझे मेरे पे सैंक्शन हटाओ, फिर बात करेंगे। क्यों? क्यों कह रहा है? क्योंकि इस युद्ध शुरू होने से पहले ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मान चुका था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम न्यूक्लियर तो बढ़ा ही नहीं रहे, हम किसी अब 2 किस्म की खबरें हैं कि वो कह रहा था हम किसी थर्ड कंट्री को दे देंगे, जब बोला था कि हम अमेरिका के हवाले कर देंगे यूरेनियम, तो वो मान गया था। सिर्फ बात अड़ी हुई थी बैलिस्टिक मिसाइल पे कि भाई प्रोग्राम बंद करना है कि नहीं करना। उस बातचीत करने के दौरान पे जब बात अड़ी हुई थी तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब ईरान को बड़ा क्लियर है कि अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है, इनके साथ संधि करके, वार्ता करके फ़ायदा कोई नहीं। तो प्रेशर बना के रखो। जब उसने सारे लोगों को पीटा, आगे-पीछे वालों को, और उसने पहले बोला था लड़ाई शुरू होने से पहले कि अगर मेरे पे गोली चलेगी तो मैं इसको रीजनल वॉर बना दूँगा। उसने जो-जो बोला वो सच कर गया। इनफैक्ट अपने वादे सारे पूरे किए ईरान ने कि मैं तबाही मचाऊँगा, और वो तबाही बहुत हुई है, बाहर खबरें इतनी आई नहीं। तो अब अमेरिका उससे अगर संधि करता है, कोई भी संधि होती है वक़ार जी, तो उसमें ईरान को कंसेशन देनी पड़ेंगी। ईरान को कंसेशन देने में उसपे सैंक्शन हटाने की या तेल बेचने की कुछ ना कुछ परमिशन इनको देनी पड़ेगी, और वो इज़राइल को मंज़ूर नहीं है। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर अगर ये आज की जिस स्थिति पे लड़ाई खड़ी है, युद्ध खड़ा है, वहाँ अगर अमेरिका और ईरान होते आमने-सामने, तो समझौता हो जाता। प्रॉब्लम ये है कि उसके बीच में बहुत बड़ी एक फैक्टर है जिसका नाम है इज़राइल। और इज़राइल चाहता है कि भाई एक तो इसको तब तक दबा के रखो जब तक मैं अपना हिज़्बुल्लाह को ख़त्म ना करूँ, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और मैं सदर्न लेबनान को कैप्चर ना कर लूँ, और तब तक आप इनको रोक के रखो, मार के रखो, और उनके सैंक्शन इन पे हटाने हैं। न्यूक-श्यूक हम देख लेंगे। अब उसमें हो क्या रहा है कि लड़ाई रुकने की बजाय लोकली फैलती जा रही है। अब टर्की को लग रहा है कि इज़राइल को तो रोकना ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी तक उनके दोस्त बने हुए थे। सीरिया में टर्की और इज़राइल सबने मिलके सीरिया के असाद को वहाँ से मरवाया, क्योंकि जब ऊपर से एचटीएस आया, नीचे से इज़राइल घुस गया गोलन हाइट से। आज स्थिति ये है कि दमिश्क तक, ऑलमोस्ट दमिश्क के साउथ वेस्ट गोलन हाइट तक पूरा इज़राइल का या तो कब्ज़ा है, या एक ज़ोन है जिसमें इज़राइल ने वार्निंग दे रखी है, जहाँ पे वो रहते हैं लोग, ड्रूज़, कि इधर नहीं कुछ करना। तो टर्की जब मैप पे देखता है, तो वो देखता है कि इज़राइल जो है वो ऑलमोस्ट दमिश्क तक पहुँच गया। इधर से इज़राइल जो है वो पूरा लिटनी रिवर तक सफाई करने में लगा हुआ है, लेबनान के अंदर। तो इज़राइल बढ़ता हुआ, जो ग्रेटर इज़राइल जिसको कहते हैं, वो टर्की को गँवारा नहीं है। तो अब इश्यू है, इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है, जो आने वाले दिनों में दिखेगी, कि टर्की और इज़राइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और वो होगा कहाँ पे? ना वो टर्की की ज़मीन पे होगा, ना इज़राइल की ज़मीन पे होगा, वो शायद लेबनान में या सीरिया में, बेसिकली लेबनान में का ज़्यादा चांस है, वहाँ पे होगा कि एक दिन आएगा कि टर्की लेबनान की मदद करने आएगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि टर्की भी नाटो, और इज़राइल अमेरिका का क्लोज़ेस्ट फ्रेंड। नाटो की शर्तों के अनुसार पूरे नाटो को लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई लगेगी तो इज़राइल तो मिसाइल मारेगा टर्की की मेन लैंड के ऊपर। इसलिए आप जब अभी जैसे डिस्कशन शुरू होने से पहले आपने बात की थी जर्मनी की, तो अभी आपको नाटो से अमेरिका को अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। कल मैं कह रहा हूँ, आने वाले 6 महीने, 1 साल, कुछ भी लग सकता है, इस टाइम फ्रेम में हम टर्की और इज़राइल के बीच में एक क्लैश देख रहे हैं। उस क्लैश में अमेरिका ने इज़राइल के साथ खड़ा होना है, और अगर अमेरिका को इज़राइल के साथ खड़ा होना है, तो अमेरिका को नाटो के बंधन से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिका नाटो से निकल गया और टर्की के ऊपर इज़राइल ने हमला किया, तो नाटो का आर्टिकल 5 लगा के जो सारे देश नाटो के जो टर्की के लिए आएँगे लड़ने के लिए, वो इज़राइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि अमेरिका के निकलने के बाद नेटो के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। आप उनके टैंक्स और जहाज गिन सकते हो उँगलियों पे। तो ये लड़ाई रुक नहीं रही है, ये लड़ाई कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और ये जो भी फलाहाला जो भी सीज़ फायर चल रहा है, इस पे किसी को विश्वास नहीं है। सब यही देख रहे हैं कि ट्रंप सुबह उठता है, एक बात कहता है, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। फिर उसके बंदे जो उसके क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं। फिर वो 2-3 बाद एक हिंसात्मक स्टेटमेंट देता है, फिर मार्केट क्रैश करती है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, वो पैसे बनाने में लगा हुआ है। तो ओवरऑल एक सुपर पावर का बिहेवियर तो अमेरिका कर नहीं रहा, फिर अमेरिका वो ट्रंप तो मतलब वहाँ बैठा हुआ है, कोई भी होगा तो अमेरिका जैसे बिहेव करेगा, उनका ऐसे ही रहता है। तो बिल्कुल। एक ये भी मुश्किल है कहना कब तक ये चलेगा सीज़ फायर। बिल्डअप भी हो रहा है। ये जो टैको ने कहा है, ये बिल्डअप हो रहा है। उसने अपनी शक्ति दोबारा इंसान, सोल्जर, अम्यूनिशन वो लेके आया है खाड़ी में। किधर को जाता हुआ नज़र आ रहा है पता नहीं मुझे। हम सबको ये डर है कि किसी दिन एंड पे जाके ना रुक जाए, एंड न्यूक पे ना चली जाए बात। बिकॉज़ अगर ईरान को एक्चुअली आप इतना मारोगे, तो वो कैपेबल है कि वो फिर एक कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकता है। बाकी तो समय बताएगा ओंकार जी। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर ने एक बयान दे दिया था कि ईरान ने बड़ी बेइज्जती करी अमेरिका की, और आज सूचना आ रही है कि अमेरिका अपने 5,000 सैनिक जर्मनी से निकाल रहा है, बुला रहा है वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप बहाने तलाश कर रहे हैं क्या नेटो देशों से अपनी सेनाएं विड्रॉ करने के लिए, इनसे नाता तोड़ने के लिए? बिल्कुल ओंकार जी, आप और हम जैसे लोग हैं, हम वो देखते हैं जो हमें दिख रहा है। बंद दरवाज़ों के अंदर क्या बातें होती हैं, कितने सालों का प्लान बनता है, उसकी खबर हम लोगों को भी पहुँचेगी नहीं, होने के बाद मिलेगी। कोई किताब लिखेगा 10, 15, 20 साल के बाद। मुझे उस टाइम लगा था और मैंने इसके बारे में कहा था कि अलास्का में जब पुतिन से मिला है ट्रंप, तो इनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उस टाइम आपके शो पे मैंने ये लाइन बोली थी कि यूरोप को पुतिन के हवाले करके आ गया ट्रंप। और सही। मुझे लग ये प्लान कहीं लंबा चल रहा है, और उस प्लान के मुताबिक आप देखें वही हो रहा है। ट्रंप अभी नेटो से पीछा छुड़ाने के चक्कर में है। पॉसिबली उस टाइम ये डिस्कस हुआ होगा कि एक दिन इज़राइल और टर्की का क्लैश होगा, बिकॉज़ टर्की एक ऐसा कांटा है नेटो के उसमें चुभा हुआ, ना आप उसको छोड़ सकते हैं, ना रख सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है अमेरिका के साथ। नेटो में आपको पता है 2 कंट्रीज़ बहुत अमेरिका को आँखें दिखाती है, एक फ्रांस है और एक टर्की है। और टर्की में न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया बना रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है। तो नेटो कंट्री जिसमें चाइना और रशियन इन्वेस्टर, तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्लान कहीं बना, उसका क्या रूपरेखा बनी, उसके बाद जो दिसंबर में मीटिंग हुई नेतन्याहू की इसके रांच पे फ्लोरिडा में ट्रंप की 27 दिसंबर को, उसमें क्या अब लंबी प्लान बनी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये दिख रहा है जो उसका जो रोल आउट होता है ना, कि हाँ जी ईरान पे अटैक हो गया, हाँ जी हिजबुल्लाह के साथ फसाद हो गया। उससे पहले आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल पीस पूस करने की कोशिश की थी उन्होंने गाज़ा में, जिसमें वो बेन गुरियन कैनाल का तो ये लंबे टाइम के प्लान है, लंबे प्लान है, और उनमें जो स्टेप्स हैं, वो हम सिर्फ देख के कमेंट करेंगे ओमकार जी, उनको एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये कहाँ गेम रुकेगी, तो जर्मनी के साथ जो हुआ, ये अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, तो पीछा छुड़ा रहा है। अगर जर्मनी में देखो इनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, अमेरिका की, नेटो की, और फिर दूसरा एक जो स्ट्रॉन्ग नेटो का सदस्य वहाँ बैठा हुआ वो है फ्रांस है। बाकी रहा यूके, जिसने कि यूक्रेन की डील इनकी होने नहीं दी, उसके पास गिन के 70 टैंक हैं। तो वो शक्तियाँ तो अभी लायबिलिटी हैं अमेरिका के ऊपर, और अभी अमेरिका ने जो अचीव करना था यूरोप के लिए कर लिया। सारा यूरोप अभी तेल और गैस अमेरिका से खरीद रहा है, 30% महंगा पड़ रहा है। रशिया की पाइप उन्होंने उड़ा दी, और रशिया को अभी इसने वेवर दिया, बाद में रशिया को ये वेवर बंद कर देगा। यूरोप का ऑलरेडी तेल अमेरिका से आ रहा है, जो वे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 1-2 साल ऐसे चलता रहा ओंकार जी, यूरोपियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये मुझे यही लग रहा है कि ये इसको डंप को फेंक के ये भी साइड पे खड़े होके इज़राइल के पीछे खड़ा हो जाएगा, और एक बड़े से युद्ध की तरफ हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर टर्की जब लड़ेगा इज़राइल के साथ, तो वो ईरान और इज़राइल की लड़ाई नहीं होगी। टर्की एक पावर है, और टर्की को इज़राइल अकेले नहीं टैकल कर सकता। इसलिए उसको अमेरिका की ज़रूरत है सामने आके लड़ने की। देखते हैं क्या क्या होता है।
जी। एक और खबर आई थी कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की कार, ट्रकों पर 25% टैरिफ लगा दिया और ये कहा कि व्यापार समझौता का पालन ही नहीं कर रहे हैं ये लोग और छूट चाहिए तो अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग करें। हुँ। उसको चुभ गया हमारे साथ जो एफटीओ है, वो उसको बहुत बुरी तरह चुभा है और उसके बाद एकदम से उसने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि हमारा सब हो गया। हालाँकि हमारा कुछ हुआ नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है हवा में। तो ये ओवरऑल देखिए ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं ना, आज हम सब समझते हैं कि युद्ध से ज़रूरी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमी की जो लड़ाई होती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने जैसे तेल बेचने की बात हुई, जैसे रशियन सप्लाई बंद करने की बात हुई, जो चीपेस्ट उनको तेल और गैस मिलता था और ये जो आप अभी बता रहे हैं कि जो इस पे दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या इशारा कर रहा है? इशारा कर रहा है ट्रम्प यूरोप के पीछे पड़ा हुआ है और फिर पोप के खिलाफ बोलना, ये भी आप देखिए कि जब ये आया था तो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इसको काफ़ी हेल्प की थी ट्रम्प की और पैसा भी लगाया था और हेल्प भी बड़ी की थी और अभी ये पोप के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। और क्रिश्चियंस हम सोचते हैं कि ये हमारे इस्लामिक भाई-बहन बहुत रूढ़िवादी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, वो उनसे भी ज़्यादा कट्टर हैं। अगर देखा जाए तो इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी से सीखी हैं, वो जो इनके क्रूसेड्स होते थे। तो मेरे को आज आके ये लग रहा है कि ये यूरोप को किक मार के साइड पे निकलना चाहता है और एक जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं और एक्चुअली सही बात है, वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं। अब ऐसा है कि हमें बस फ़िक्र लगी रहती है कि हमारे बारे में कोई क्या कहेगा, बाकी दुनिया कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, किसी के पास ना टाइम है, ना किसी के पास वो पेशेंस है। तो नेटो विदाउट यूएसए ज़ीरो, यूएसए इज़राइल के साथ बैठ के और तभी एक इंडिकेशन आती है ना कि अगर इज़राइल के साथ इसने खड़े होना है, तो फिर इसने ईरान के साथ कोई ना कोई समझौता इसको करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि यूएसए जो है वो यूक्रेन में भी लड़ रहा है, यूएसए जो है वो ईरान में भी लड़ रहा है और यूएसए फिर जाके टर्की के साथ भी लड़ाई शुरू कर दे रहा है। तो फिर तो चाइना तो पीछे ताली बजा लेगा आराम से। वो तो यहाँ का बोला वेस्ट पैसिफिक में रहा है। तो बड़ा पेचीदा-सा मसला हो रहा है बट बॉटम लाइन ये है अपना सर कि ये बढ़ता जा रहा है, पेचीदा हो रहा है और ये लड़ाई फैलेगी। जी। ब्रिटेन के बारे में, वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी अनाप-शनाप कहते रहे हैं ट्रंप। अभी जी। किंग चार्ल्स गए थे और व्हाइट हाउस में पार्टी थी और वहाँ जो-जो तंज कसे हैं किंग चार्ल्स ने, उसकी बड़ी चर्चा चल रही है। जी। 1700 की, 1800 की उन्होंने ऐसी-ऐसी किस्से कहानियाँ सुना दिए और जहाँ बॉलरूम बन रहा है नया, उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जलाया था, वो सब याद दिला दिया। तो ये सब चल क्या रहा है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में? या कहें कि ट्रंप और ब्रिटेन के बीच में? अब देखिए मुखार्जी ब्रिटेन था जिसने इस दुनिया को यूएस के हवाले किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उससे पहले वही शक्ति थी, महाशक्ति अगर गिन सकते हैं, बड़े वाली। वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान हुआ, यूएसए से उन्होंने पैसा लिया और यूएसए बेसिकली बसाया किसने? ब्रिटिशर्स ने बसाया ना। यूएसए के नेटिव्स को उन्होंने मार-मुरा के भगा दिया अमेरिकन वॉर में। तो बेसिकली ये वही है, स्टॉक वही है। तो चल चल रहा इनका रोमांस चलता रहा बड़े साल। लेकिन एक जो ट्रम्प जैसे हम अमेरिका हम कहते हैं ना अमेरिका में ट्रम्प है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका उसकी चलती रहती है पॉलिसी। अगर आपको याद होगा जब यूक्रेन के साथ पीस की बात चलने लगी, जब ट्रम्प आया था, उससे पहले यूके ने यूक्रेन से समझौता किया था कि वो उसकी रेयर अर्थ मिनरल जो है वो निकालेगा, वेस्टर्न यूक्रेन में जहाँ पर लड़ाई नहीं चल रही। जब ट्रम्प आया, ट्रम्प ने कहा भाई हमने $300 बिलियन के आपको हथियार फ्री में दे दिए और नेटो पूरा ऐश कर रहा है। अब नेटो हमसे हथियार खरीदेगा, उसके लिए नेटो को अपनी जीडीपी के 5% नेटो कंट्रीज़ को अपने जीडीपी का 5% जो है नेटो में डालना पड़ेगा। उस पैसे से अमेरिका का हथियार खरीदेगा और वो हथियार यूक्रेन को नेटो सप्लाई करेगा, मीन्स यूरोप सप्लाई करेगा। उस टाइम आपने देखा उसके बाद यूके का और यूएस के बीच में एक तनाव आना शुरू हो गया। क्योंकि अमेरिका ने कहा ये तो अभी फ्यूचर में तो हमसे हथियार खरीदोगे। अब जो 300 बिलियन हमने खर्च दिए बाइडेन ने, उसकी रिकवरी के लिए मेरे यूक्रेन का चाहिए मिनरल्स, रेयर अर्थ और वहाँ से इनका आपस में तनाव शुरू हुआ। क्योंकि अमेरिका के पास देखिए कर्ज़ा है, वो सब कुछ है, हम मानते हैं, लेकिन अमेरिका के पास तेल भी है और आज वो धड़ाधड़ बेच रहा है। हालाँकि उसका अपना तेल के दाम बढ़ गए हैं देश के अंदर, बट पूरी दुनिया में खुले पैसे कमा रहा है। 10 मिलियन बैरल रोज़ निकालना
और आज $126 पे था तेल। तो आप इमेजिन कीजिए कितना पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन यूके सही। के पास क्या है? यूके के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा था कि हम एक ये करके रेयर अर्थ का करके थोड़ा-सा रिकवरी एक करेंगे। यूके की इकॉनमी का बुरा हाल है। इंटरनल सिचुएशन आपने देख ली कि इस टाइम जो लंदन के जो लोकल इलेक्शन के जो पोस्टर्स आ रहे हैं, उसमें सब के सब पाकिस्तानी हैं और जो गलियों में उनका हुआ है। तो यूके का मेरे को जो पर्सनली लगता है, ये यूक्रेन का जो रेयर अर्थ है, वहाँ से इनका रिलेशन खराब हुआ और ट्रंप के लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको लगता है कि भाई अगर यूके ऐसे करेगा तो मैं कैसे होने दूँगा। और उसके बाद फिर खराब होता ही चला गया। अब ये रॉयल साहब वहाँ गए, चार्ल्स सी, ये इनकी एक सेरेमोनियल विज़िट होती है। उनका वहाँ पे जाना हम उसको ऐसे रीड नहीं कर सकते कि जैसे पुतिन साहब का भारत आना या ट्रंप का भारत आना, एक दोस्ती है उसके लिए, वो नहीं है। ये मोर ऑफ रिचुअल। और वो चार्ल्स तो फिर चार्ल्स है, उसकी अपनी स्टोरी आपको पता ही है। उसके भाई का एप्स्टीन फाइल में तो बड़ा अच्छे निकले हैं कहानियाँ। उसकी एक एक बेटा और बहू अमेरिका में सेटल्ड है, नॉर्मल सिटीज़न बन के, पूरा रॉयल्टी छोड़ के। तो ये डिक्लाइन जब बड़ी पावर्स की आती है ओंकार जी, तो ये वाली चीज़ें दुनिया को देखने में नज़र आती हैं। पहले भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं दुनिया में, यूएसए, यूके में हर चीज़ बनी ऐसा तो नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे होता रहा। बातें होती रहीं, हमें पता भी नहीं चलता रहा। अभी सब कुछ सामने आ गया। उसमें ट्रंप का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो लग यही रहा कि डिक्लाइन पे जा रहा है रिलेशनशिप बुरी तरह से। जी। वापस अगर ईरान पे लौटे हैं तो एक वो पुराना शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। अमेरिका की वैसी ही हालत हो गई है क्या? काफ़ी लोग कहते हैं अमेरिका फँस गया और ये लग रहा है। देखिए, अब फँस गया, नहीं फँस गया, वो कभी बैठ के जब रिपोर्ट्स देखिए, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सारी वेस्टर्न मीडिया से आती हैं और वेस्टर्न मीडिया कह रहा है हमने 23,000 सॉर्टेज कर दी, हमने ईरान का ये उड़ा दिया, ईरान का वो उड़ा दिया। ईरान के से जब उनके जो लोग जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, इसका मतलब ईरान में इंटरनेट चल रहा है। जितनी मर्ज़ी उन्होंने कहानियाँ सुना दी। वो एक वो प्रोफ़ेसर इनके मरांडी हैं, वो रोज़ ही यूएसए के किसी न किसी ऑब्ज़र्वर पे यूट्यूब पे आए होते हैं। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चला रखा है। तो किसी की युद्ध का फैसला विजय या हार का तब होता है ओमकार जी, आपने मेरे पे अटैक किया। आप एक ऑब्जेक्टिव लेके आए कि आपने मेरे को बर्बाद करना है। मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है आपके सामने, आप बहुत बड़े हो। मैं बिल्कुल ही गया गुजरा वो हूँ। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइव करना। जब युद्ध समाप्त होता है, चाहे वो 2 महीने में हो कि 2 साल में हो, उसके बाद अगर मैं ज़िंदा हूँ, मैं सर्वाइव कर गया, तो मैं तो जीत गया। आप जो ऑब्जेक्टिव लेके आए थे मेरे को बर्बाद करने के, आप नहीं कर पाए। चाहे आपने मेरी 80% एसेट्स तबाह कर दी, मेरी इकॉनमी तबाह कर दी, मेरे पे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन सच ये हिस्ट्री ये बोलेगी कि आप मेरे को मारने आए और मेरी मेरी जान नहीं आप निकाल पाए। तो मैं विजेता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। 65 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, आज तक डिबेट होती है मिलिट्री। आप वो जो मीडिया पे होता है वो अब छोड़ दीजिए। अंदर हमारे डिबेट होती है कि वो किसकी जीत थी। 65 की युद्ध पाकिस्तान जीता था कि हम जीते थे, बिकॉज 65 में पाकिस्तान अंदर आ गया था, छंब वगैरह का इलाका उसने लिया और हम फिर लाहौर में घुसे, फिर हमने वो इलाका छोड़ दिया और वो हाजीपीर वो सारा ड्रामा हुआ। तो उसका नेट रिजल्ट ये निकलता है कि 65 का युद्ध शुरू किसने किया? जी पाकिस्तान ने। इरादा क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? जे-एंड-के को कैप्चर करना। क्या वो कैप्चर कर पाया? नहीं। दैट्स इट। इसलिए पाकिस्तान वो युद्ध जीता नहीं। अगर वो युद्ध जीता नहीं, दूसरी पार्टी जीत गई। तो इसी तरीके से अमेरिका फँस गया है, काफ़ी लोग मानते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी महाशक्ति है, डज़न्ट मैटर। 25% उसका पूरा लॉन्ग रेंज आर्सेनल जो पीजीएम्स हैं, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, खत्म हो गए हैं। एक उसके क्रूज़ मिसाइल्स बहुत सारी खत्म हो गई हैं, 30%, जो कि लोग चाइना के एंगल में देखते हैं कि उनके चाइना खुश हो रहा है कि ठीक है, उतनी मिसाइल्स कम हो रही है, मेरी सरदर्दी खत्म हो रही है। वो एक तरीका देखने का। दूसरे कहते हैं भाई 70% तो अभी भी है और उसके बाद न्यूक्स भी तो हैं। तो ये डिबेट तो चलती रहेगी। बट एट द फेस ऑफ इट, अगर अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है 2 महीने के बाद धमका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका मतलब अमेरिका का अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए, इज़राइल के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए और ईरान कहता है हम तो चौक में खड़े हैं, जो करना कर लो। तो उसको हम कैसे डिफाइन करें, किसकी जीत बोलें, कहना मुश्किल है। फँस चुका है। आपका वो जो शेर है वो बिल्कुल लागू है। जी।
अभी तो यही पता नहीं कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हाँ, बदलते वो चेंज रहते है, हैं उस बदलते रहते हैं। ये तो मार्को रूबियो ने उसने 4 ऑब्जेक्टिव बोल ही दिए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर, ये वो, रेजिम चेंज। कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी, अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। जी, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।